नमस्ते। आइए आज हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 की NCERT। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारत, आकार और स्थिति। ये NCERT का लेसन नंबर 1 है, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। साथियों, ये जो लेसन है भारत का आकार और स्थिति, ये कक्षा 9, 10, 11, 12 और साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भारत का जो आकार और स्थिति है उसको। यहाँ पर ग्लोब में आप देखिए, ये जो मानचित्र है इसमें आपको संसार के संदर्भ में भारत की जो स्थिति है ये येलो कलर से दिखाई हुई है। तो ये जो स्थिति है ये भारत की स्थिति है। अब इस स्थिति को हम कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाया गया है इसमें ये जो लाइनें हैं, सबसे पहले इनको समझते हैं और इसके अलावा जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है उन सबको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ग्लोब की, तो ये पृथ्वी का जो लघु रूप होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब पर ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लोब का ही प्रतिरूप है। यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रेखाएं खींची हुई हैं ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। तो एक बार इनको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो बीचों बीच ये जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसके बाद साथियों इस पर यहाँ पर आप देखेंगे 0 डिग्री लिखा हुआ है, उसके बाद 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और ये जो लाइन है ये 90 डिग्री के लिए है। तो अब इसको ग्लोब पर अब जब आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए बेसिक से स्टार्ट करते हुए, ये ग्लोब है, भूमध्य रेखा इस ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है। ये वाला जो भाग है ये उत्तर की ओर है, इसलिए इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण की तरफ जो पार्ट होगा, दक्षिण की तरफ जो भाग है ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध से क्या तात्पर्य है? दक्षिणी का मतलब दक्षिण की ओर, गोलार्ध का मतलब गोलार्ध, आधा गोला, यानी पृथ्वी का आधा भाग जो दक्षिण की तरफ है वो दक्षिणी गोलार्ध और पृथ्वी का आधा भाग जो ऊपर की ओर है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। यदि हम देशांतरों के संदर्भ में चर्चा करें या देशांतरों के संदर्भ में बात करें तो फिर देशांतरों से तात्पर्य ये जो खड़ी लाइनें हैं ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके इस साइड में जो भी हैं वो पूर्वी देशांतर हैं, इधर वाले पश्चिमी देशांतर है। एक बार आपको ज्योग्राफी का ज्ञान अच्छे से प्राप्त करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दिशाओं की चर्चा करते हैं। कागज़ पर ऊपर की तरफ जो दिशा होती है वो उत्तर होती है, नीचे की तरफ जो होती है वो दक्षिण होती है। और फिर पूर्व पश्चिम के लिए आप एक नाम यहाँ पर बना दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए पप्पू, तो पै से हो जाएगा पश्चिम और पू से हो जाएगा पूर्व। तो इस यहाँ पर जब हम नाम लिखेंगे तो ये हमारा पै हो जाएगा पश्चिम और यहाँ पर आधा पै, ये पूरा ये पू हो जाएगा, तो ये पूर्व दिशा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब यदि हम देशांतरों के संदर्भ में बात करें तो हमारा जो ग्लोब है उसको जब हम ऊर्ध्वाधर रूप से 2 पार्टों में बांटते हैं तो जो 2 गोलार्ध बनते हैं, पृथ्वी के जो 2 भाग बनते हैं, ये वाला जो भाग होगा साथियों ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये वाला जो पार्ट होगा ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो अब एक बार ये जो बुक में ये जो चित्र बना हुआ है एक बार आप इसे समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या है और इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर ये ग्लोब का ही चित्र है। यदि हम इस रेखा के संदर्भ में इसको 2 भागों में बांटते हैं, जैसे ये एक भाग हो गया ऊपर वाला और ये दूसरा इसका पार्ट हो गया दक्षिण वाला, तो ये जो ऊपरी पार्ट है इस अक्षांश रेखा के, विषुवत रेखा के ऊपर का जो भी भाग है ये सारा का सारा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। सारा का सारा क्या कहलाएगा? ये उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार इसके दक्षिण की तरफ का जो भाग है ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध।
तो अब आप हमें बता दीजिए जो ऑस्ट्रेलिया है ये कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ये कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। हिंद महासागर ये जो लिखा हुआ है ये कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका जो है उत्तरी गोलार्ध में, एशिया उत्तरी गोलार्ध में, यूरोप उत्तरी गोलार्ध में, अफ्रीका जो है उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो विषुवत रेखा के संदर्भ में यदि हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों की बात करें तो ये स्थिति देखने को मिलती है। इसी प्रकार यदि हम देशांतर के संदर्भ में, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, और ये इंग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड की ग्रीनविच शहर के ऊपर से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब यदि हम इसके संदर्भ में पृथ्वी को 2 भागों में बटा हुआ माने, ये एक आधा गोलार्ध और ये एक दूसरा गोलार्ध, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सारा का सारा पूर्व की ओर है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर है, इसलिए इस पूरे पार्ट को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और ये वाला कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप हैं वो कौन से गोलार्ध में है। और इसी प्रकार आप ये भी कमेंट कर दीजिए कि भारत यदि हम पूर्वी और पश्चिमी की बात करें तो भारत जो है, भारत ऑस्ट्रेलिया ये कौन से गोलार्ध में होंगे? निश्चित रूप से ये पूर्वी गोलार्ध में होंगे और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका ये पश्चिमी गोलार्ध में होंगे। तो ये हमारा गोलार्ध का कंसेप्ट हुआ। अब यदि हम दोनों को एक साथ अप्लाई करें, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, तो हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर 4 गोलार्ध बनते हैं। ये जो 4 गोलार्ध हैं इनके संदर्भ में जब नामकरण हम करेंगे तो आइए देखते हैं कैसे बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट है जिसमें भारत स्थित है इसको आप देख लीजिए। यदि हम विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा के उत्तर में होने की वजह से ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और यदि हम ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में बात करें तो पूर्व में होने की वजह से ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। इसलिए इसको एक साथ जब लोकेशन हम बताएंगे तो ये कहलाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जैसे जब दिशाएं हम बनाते हैं और 4 दिशाओं के बीच में, ये हमारा उत्तर है, ये पूर्व है, और यदि इसके बीच में कोई दिशा होती है तो उसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। इसी प्रकार ये वाली जो गोलार्ध है ये कहलाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब आप बता दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, गोलार्ध का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये जो ग्लोब है साथियों, जैसे एक बार हम बना लेते हैं, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब पर ऐसे पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार जो लाइनें खिंची हुई हैं जो आपको दिखाई भी दे रही हैं, यानी हमारा ये जो बुक में जो चित्र दिया हुआ है इसमें ये जो लाइनें खिंची हुई हैं ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है उसकी यदि हम बात करें तो ये हमारा 0 डिग्री है। इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पर जो है मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अक्षांश तो हो जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री अक्षांश हो जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में। तो कुल मिलाकर अक्षांश हो गए हमारे 180, और एक हमारा रहेगा 0 डिग्री वाला, तो ये हो गई 181। 181 तो अक्षांश हैं साथियों। यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है 179 है, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश हैं वो रेखाओं के रूप में न होकर बिंदुओं के रूप में है। एक तो आपको ये समझ लेना है। तो अक्षांश रेखाएं होंगी हमारे पास 179। अब 179 अक्षांश रेखाओं को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ जो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं उनका नाम आप याद रख लीजिए, देख लीजिए मुख्य मुख्य अक्षांश कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम मुख्य मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है विषुवत रेखा, ये हमारी है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसे लिख दीजिए आप विषुवत रेखा। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, इसी प्रकार यहाँ पर एक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है।
और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणी और 90 डिग्री यहाँ पर उत्तरी हो जाएगा। तो ये इतनी सी आपको लाइनों का आपको नाम याद रखना है। आइए, ये पृथ्वी की जो बीचों बीच में है इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, ये हो जाएगी हमारी भूमध्य रेखा। इसके बाद जैसे ही हम उत्तर की ओर चलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है इसका नाम है कर्क रेखा, कर्क रेखा। अभी आपको ये भी बताएंगे कि ये कर्क रेखा क्यों कहलाती है और इसका नाम कैसे याद रखें। इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये जो है इसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, क्योंकि यहाँ से ये आर्कटिक सागर से होकर गुजरती है। और ये हमारा हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में यदि चलें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहेंगे हम मकर रेखा। और इसके बाद 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको कहेंगे एंटार्कटिक वृत्त, एंटार्कटिक वृत्त। तो साथियों, एंटार्कटिक वृत्त इसलिए कहलाता है क्योंकि ये एंटार्कटिक महाद्वीप से होकर गुजरती है। और 90 डिग्री जो दक्षिणी है ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। तो ये हमारी मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। अब आप इनको नाम कैसे याद रखेंगे? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो साथियों आप ऐसे याद रख लीजिए कि जब हम वर्णमाला लिखते हैं कै, ख, ग ऐसे लिखते हैं तो कै लिखते चलेंगे और मैं जो है लास्ट में, मैं बहुत नीचे आता है और कै बहुत ऊपर आ जाता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि कै यानी कर्क रेखा ये ऊपर रहेगी और मैं यानी मकर रेखा ये नीचे रहेगा। और बीच में हमारी बीचों बीच जो रेखा होगी वो भूमध्य रेखा होगी। अब यदि हम इनके बीच का जो भाग है उसकी बात करें, कर्क रेखा और मकर रेखा या फिर दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग की बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का ये जो भाग होता है ये कहलाता है कटिबंध, ये कटिबंध कहलाता है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास, एक बार दोबारा से नए सिरे से बना लेते हैं, कटिबंधों की यदि हम बात करें तो ये देख लीजिए, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में ये हमारी कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है कमेंट कर दीजिए। ये हमारा आर्कटिक वृत्त और ये उत्तरी ध्रुव। इस लाइन का नाम आप कमेंट कर दीजिए और ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव। अब साथियों हम देखेंगे कि दो रेखाओं के, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो भाग है वो कटिबंध कहलाता है। और कटिबंध की जो अवधारणा है वो यूनानी जो विद्वान हुए हैं उन्होंने दी है। यहाँ पर यदि हम कर्क रेखा और मकर रेखा इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच के इस भूभाग की यदि बात करें तो ये सारा का सारा जो कटिबंध है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। अब उष्ण से तात्पर्य क्या है? गर्म। उष्ण से तात्पर्य क्या है? गर्म। तो ये जो कटिबंध है यहाँ पर गर्मी अधिक होती है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर सीधी चमकती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि सूर्य जो है इन रेखाओं के बीच में ही उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति होने की वजह से यहाँ पर लगभग वर्ष भर गर्मी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और इसी प्रकार मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम एंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, इन दोनों के बीच वाला जो भाग है आप एक बार देख लीजिए। ये वाला जो भाग है दक्षिणी गोलार्ध में और ये वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध में, इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, यानी उष्ण के साथ शीत भी यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद फिर 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो अक्षांश रेखा हैं यहाँ से और ध्रुवों तक वाला जो भाग है, जैसे समझ लीजिए ये वाला जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध में और इसी प्रकार ये दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं बहुत तिरछी हो जाती हैं और यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। अत्यधिक ठंड यहाँ पर पड़ती है। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात यहाँ पर होती हैं। तो ये वाला जो कटिबंध है ये कहलाता है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो अब आप समझ गए होंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला भाग उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और
उत्तरी गोलार्ध में यदि हम बात करें तो आर्कटिक वृत्त, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और एंटार्कटिक वृत्त के बीच वाला जो भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद यदि हम बात करें तो 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में, वहाँ से और ध्रुवों तक का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो कौन से कटिबंध में आती है। साथियों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी विषुवत रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा, उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 30 डिग्री की अक्षांश रेखा है। तो हमारी जो कर्क रेखा है इससे थोड़ा सा नीचे रहेगी 23.5 पर, ये हमारी कर्क रेखा होगी जो भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। अभी हम डिटेल से जब इसको पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन जब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। तो इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो ये वाला जो भाग है दक्षिणी भारत का, ये वाला जो भाग है ये तो आएगा उष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के उत्तर की तरफ का जो भाग है ये वाला जो भारत है ये आएगा शीतोष्ण कटिबंध में। इस प्रकार भारत 2 कटिबंधों में स्थित है। दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में और उत्तरी जो भारत है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको समझ में आई होगी। आइए अब हम लाइन टू लाइन इसका अध्ययन करते हैं और आपको जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उन सबको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी जो भारत है ये संसार की जो प्राचीनतम संस्कृतियां हैं उनमें से है और इसने काफ़ी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये तो भारत के बारे में सामान्य परिचय था। अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति की। तो साथियों, किसी भी स्थान की स्थिति दर्शाने के लिए अभी हमने समझा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से जब किसी स्थान की स्थिति दर्शाई जाती है तो वो स्थिति कहलाती है निरपेक्ष स्थिति। निरपेक्ष स्थिति यानी किसी भी स्थान की स्थिति 2 प्रकार से दर्शाई जा सकती है। एक होती है सापेक्ष स्थिति, दूसरी होती है निरपेक्ष स्थिति। तो आपको ये समझ लेना है सापेक्ष स्थिति क्या होती है। सापेक्ष स्थिति में हम अड़ोसी पड़ोसी जो स्थान हैं, अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, उनके संदर्भ में किसी देश की स्थिति दर्शाते हैं तो वो सापेक्ष स्थिति कहलाती है। और यदि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में किसी स्थान की स्थिति दर्शाएं तो वह स्थिति निरपेक्ष स्थिति कहलाती है। तो यहाँ पर हम निरपेक्ष स्थिति पढ़ने वाले हैं। आइए एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर हम सापेक्ष स्थिति भी पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी हमने बात की थी कि उत्तरी गोलार्ध का अर्थ क्या है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर स्थित होने की वजह से ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। वैसे जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो भारत के यदि हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य जो भाग है, मुख्य भाग से तात्पर्य भारत का जो मानचित्र है जिसमें आपने इस प्रकार से ये जो देखा है कन्याकुमारी वाला, ये जो दक्षिणी भारत है ये इसका मुख्य भाग है। जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अब इसका अर्थ एक बार समझ लीजिए कि इसका अर्थ ये है कि अभी हमारा ये जो यहाँ से जो लाइन गुजरेगी, यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी उसका मान होगा 8 डिग्री 4 मिनट। साथियों, 1 डिग्री जो होती है उसमें 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमारी जो भारत का जो दक्षिणी छोर है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी छोर है, यहाँ से जो गुजरने वाली अक्षांश रेखा है उसका मान है 8 डिग्री और 4 मिनट। इसी प्रकार यहाँ कश्मीर में उत्तरी भारत में हमारा ये जो उत्तरी भारत है, यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो उसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार यदि हम देशांतरों की बात करें तो देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। हमने बात की थी कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में। तो अक्षांश जो रेखाएं हैं सबसे भारत के सबसे गुजरात से होकर जो
देशांतर रेखा गुजरेगी वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और अरुणाचल प्रदेश से होकर जो गुजरेगी वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारत की जो निरपेक्ष स्थिति है ये हुई हमारी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों में, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच। तो भारत का जो विस्तार है लगभग, अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशों में भी 30 अक्षांश और देशांतरों में भी लगभग 30 अक्षांश में ये फैला हुआ है। अब आइए और क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा जिसे हम क्या कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। साथियों हमारा ये जो भारत है, एक बार आप इसका मैप देख लीजिए, या फिर हम नीचे जो मानचित्र दिया हुआ है एक बार वहाँ से समझ लेते हैं। भारत में जो कर्क रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये भारत का मानचित्र है, और एक बार हम इसे समझ लेते हैं अच्छे से, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से होकर ये जो लाइन गुजर रही है ये हमारी कर्क रेखा है। ये भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य कौन से हैं आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो भारत की ये जो लाइन है यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ से दक्षिणी छोर से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है 8 डिग्री 4 मिनट वाली है, और उत्तरी छोर से यहाँ से जो गुजर रही है ये देख लीजिए लिखा हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट। इसी प्रकार यदि हम देशांतरों की बात करें तो ये जो देशांतर रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं, ये लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी भारत की यदि बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब यदि गोलार्धों के संदर्भ में बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरों के संदर्भ में ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये हमारी कर्क रेखा है, ये वाला जो भारत है ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, और ये वाला जो भारत है ये कहलाएगा उष्ण कटिबंध में। आपकी सुविधा के लिए आपको बता दें कि ये जो नीचे जो समुद्र है ये हमारा बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ये वाला जो समुद्र है ये अरब सागर कहलाता है, और नीचे भारत के जो दक्षिण में है वो हिंद महासागर स्थित है। तो चलिए वापस हम चलते हैं और समझते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है वो इसको लगभग 2 भागों में बांटती है। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर देख लीजिए मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको भूगोल का यदि अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको एटलस आपके साथ रखनी होगी। अभी यहाँ पर हमने जो लाइनें पढ़ी हैं इनका अर्थ यह है कि ये जो भारत है, भारत के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर अंडमान निकोबार भारत का ये जो दक्षिणी भाग है जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो स्थिति है भारत के दक्षिण पूर्व में है, और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, और हमारा जो अरब सागर है ये है अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप तो हो गए अरब सागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए बंगाल की खाड़ी में। आइए अब देखते हैं यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है इसको देख लीजिए। क्या आप जानते हैं साथियों, एनसीईआरटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट था, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसको अंडमान इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, इंदिरा बिंदु कहा जाता था, और सन 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण ये जलमग्न हो गया। तो 2004 में 26 दिसंबर 2004 को बहुत भयंकर सुनामी आई थी। सुनामी होती हैं समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें, जिनकी वजह से दक्षिणी भारत में काफ़ी
जान माल का नुकसान हुआ था। तो ये था हमारी भारत की स्थिति और आकार का सामान्य परिचय। यदि हम आकार की बात करें तो भारत का जो आकार है वो लगभग चतुष्कोणीय है। और यहाँ पर देख लीजिए आकार जो है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यदि हम पूरे डिजिट की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतने भूभाग पर भारत फैला हुआ है। और विश्व के कुल भूभाग का ये लगभग 2.4% बनाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है संसार का 7वां बड़ा देश है। 6 देश इससे और बड़े हैं। सबसे बड़े देश की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा देश है रूस, और बाकी जो भारत से 6 बड़े जो देश हैं उनके नाम आप ढूंढिए। इसके बाद यदि हम बात करें इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की जो स्थलीय सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा से तात्पर्य क्या है, एक बार वापस आप मानचित्र पर चलिए और वहाँ से समझते हैं कि स्थलीय सीमा क्या है। साथियों, ये मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सीमाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। यहाँ से आप देख रहे हैं समुद्र लगा हुआ है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाली जो पूरी सीमा है यहाँ से इस प्रकार से जो आ रही है यहाँ तक, ये हमारी समुद्री सीमा है या जलीय सीमा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ से ये वाली जो सीमा है ये सारी होती हुई इस प्रकार से नेपाल से लगती हुई, भूटान से लगती हुई, और ये वाली जो सीमा है ये सारी की सारी स्थलीय सीमा है। तो इस स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा जो है ये साथियों 7517 किलोमीटर है। कई जगह आपको 7516.5 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये भारत की सीमाओं की बात हुई। सीमाएं 2 प्रकार की हुई, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा पर कौन से राज्य स्थित हैं, जलीय सीमा पर कौन से राज्य स्थित हैं, ये भी सब हम पढ़ने वाले हैं। आइए एक बार हम लाइन टू लाइन चलते हैं। और लाइन टू लाइन में यहाँ पर हमने देखा कि जो जलीय सीमा है ये कितनी है, 7516.6। समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ सभी को, यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर यदि हम जलीय सीमा की बात करें तो ये कहलाएगी 7516.6। और यदि हम मुख्य भूमि की बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि यानी ये वाला जो पोर्शन है भारत का, ये यदि हम द्वीप समूह को छोड़ दें तो ये गुजरात से लेकर और पश्चिमी बंगाल तक की जो जलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। और यहाँ पर कुल मिलाकर 9 राज्य स्थित है भारत के समुद्री सीमा पर। आइए एक बार फिर से देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोलित पर्वत हिमालय पर्वतमाला स्थित है। भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर है, और उत्तर पूर्वी जो भाग है उस पर हिमालय पर्वतमाला स्थित है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर से उत्तर में छोड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि हम यहाँ पर NCERT की सीरीज शुरू कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।